प्यारे बच्चों और साथियों, आज है 22 अगस्त। 22 अगस्त को जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं जो हमें परीक्षा संबंधित हो सकती हैं, उन्हें हम एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं और देखने वाले हैं वो किस प्रकार हमें आने वाली परीक्षाओं में प्रभावित करेंगे और किस प्रकार हमें उन्हें हल करना होगा। तो यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि हमें ऐसे प्रश्न भी अटेम्प्ट करने हैं जो प्री के हिसाब से हों, ऐसे भी अटेम्प्ट करने जो मेंस के हिसाब से हों, और ऐसे भी हैं जो सामान्य जानकारी के लिए होने चाहिए, क्योंकि आपके आसपास जो हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। कम से कम वक्त आने पर आप उनको रियलाइज़ कर सकें या बता सकें कि हाँ, हम आने वाले पर्यावरण के प्रति हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है उन घटनाओं को या उन घटनाओं के बारे में हम अवेयर हैं। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे कोई ऐसी घटना पूछ लेता है कि आप ही के यहाँ तो ऐसी घटना हुई थी और आप अनभिज्ञता जाहिर करते हैं, तो आप समझ में आता है कि आप इन्वायरमेंट के प्रति, आसपास के प्रति जागरूक नहीं हैं। तो हम वो सारी घटनाओं को एक एक करके आपको बताते चलेंगे, वो चाहे परीक्षा संबंधित हो या सामान्य जागरूकता से संबंधित हो। ठीक है, तो अब लाइव क्लास आपको मिलेगी मंडे को, क्योंकि सैटरडे संडे लॉकडाउन होता है, वहाँ पहुँचना संभव नहीं हो पाता। तो अब आपको क्लास मिलेगी मंडे को 1:40 पे। ठीक है, प्रयास ही करेंगे कि आप अनरिप्टेड क्लासेस बिल्कुल रेगुलरिटी से मिलती रहें, और जो भी अनियमितता हो रही है उसके लिए आप अच्छे जानते हैं तकनीकी कारणों से, कुछ विभागीय कारणों से हम लगातार आपको लाइव क्लास नहीं आ पाते। तो थोड़ा सा आप मैनेज करिए, थोड़ा सा हम मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं मंडे को नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। करंट की क्लास को जो लोग भी बहुत हल्के से ले रहे हैं उनको जगा दीजिएगा कि किसी भी परीक्षा का 75% जो प्योर आप मेथड होता है सॉल्व का, वो करंट अफेयर्स ही होता है। इसे कृपया करके उसको हल्के में न लें, समय लगाकर इसे ज़रूर हल करें। और मैं देख रहा हूँ कि अगर देखने वालों की संख्या 100 से कम होती है तो ये रियलाइज़ कराता है कि जहाँ पर आपकी संख्या 200-300 है और 100 लोग करंट अफेयर्स देखते हैं, इसका मतलब है कि उन्हें आने वाली परीक्षाओं के प्रति गंभीरता नहीं है। तो बिना लापरवाही किए करंट अफेयर्स पे ध्यान दें और कंटिन्यू इसे नोट करें। ठीक है, चलिए बिना लेट किए अपना सेशन पे आ जाते हैं। पहला, कल के सवाल का जवाब दीजिए। पहले, हाल ही में कि लॉरा मार्स ने क्रिकेट की सभी विधाओं से संन्यास लेने की घोषणा की, वह किस देश से संबंधित है? बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में सही जवाब दिया है और हम उम्मीद करते हैं आप सभी जवाब अच्छा दे रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं। तो सही जवाब है इंग्लैंड, और इंग्लैंड के बारे में काफ़ी कुछ आप लोगों ने लिखा, उसके लिए आपका तहे दिल से स्वागत। आज सेशन का पहला बिंदु है, चलिए फिगर देख लीजिएगा। 5 फिगर किसके हैं आप अच्छे जानते हैं। यस, टोक्यो ओलंपिक भारत में ओलंपिक गतिविधि की शासी निकाय भारतीय ओलंपिक संघ दैट इज IOA और INOX ग्रुप में टोक्यो ओलंपिक में टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए एक स्पॉन्सरशिप समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे हाल ही में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित करने के लिए पुनः निर्धारित किया गया था। यह साझेदारी समझौता समूह की मनोरंजन कंपनी आइनॉक्स लीजर लिमिटेड के माध्यम से टीम इंडिया के प्रचार को बढ़ाएगी। ठीक है, तो ये था। अब बात आई है कि इसकी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो इसको जल्दी से इसके बारे में लिखिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसीलिए आज इस पर हम फैक्ट्स नहीं बनाए हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और हम बताएं कि ICC और OIA, इनके सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ICC क्या है, फिर OIC क्या है, फिर OIA क्या है, ये सारी चीज़ें लिखिए। यस, पूर्व क्रिकेटर, प्रशासक और पिच क्यूरेटर गोपाल स्वामी अय्यर कस्तूरी रंगन का निधन हुआ। क्वेश्चन बन गया, गोपाल स्वामी अय्यर कस्तूरी रंगन का भी हाल ही में निधन हुआ। ये कौन थे? सबसे पहले आपको लिखेगा RBI के गवर्नर, और आप कस्तूरी रंगन रट रखे होंगे तो आप निपट जाएंगे। तो गोपाल स्वामी अय्यर कस्तूरी रंगन कौन थे? तो पूर्व क्रिकेटर, प्रशासक और क्यूरेटर थे। क्यूरेटर आप अच्छे जानते हैं, क्यूरेटर उसे कहा जाता है जो ये बताता है कि पिच क्रिकेट खेलने लायक है या नहीं है। ठीक, उनके करियर की शुरुआत रणजी ट्रॉफी 1948-49 सीजन में मैसूर से हुई थी और 1962-63 में सीजन के बाद प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। चलिए, इसके बारे में बहुत बार लिखा चुके, पढ़ा चुके, बताने का नंबर आपका। देश में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने, नवाचार मान इनोवेशन, जो नई चीज़ें होती, बढ़ावा देने के लिए
उद्देश्य से अटल इनोवेशन मिशन दैट इज AIM, नीति आयोग और इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर की ओर से बिजनेस स्वीडन के बीच एक वर्चुअल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस साझेदारी बस सवाल यहीं से बनेगा, उद्देश्य क्या है इस इनोवेशन मिशन का? भारतीय उद्यमियों को नवोन्मेषी इनोवेशन क्षमता को बढ़ावा देना और जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करना है। ठीक, एक लाइन में सुनेंगे। क्वेश्चन का पूछेगा अटल इनोवेशन मिशन का उद्देश्य क्या है? बाकी सब बकवास की बात है। तो ध्यान रखिए कि भारतीय उद्यमियों को इनोवेशन नई चीज़ें करने, सही शब्दों में स्टार्टअप करने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना है। अगला देखिए, यस, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा कोविड-19 से संबंधित द कोरोना फाइटर्स नामक एक गेम लॉन्च किया गया है। इस गेम का वास्तविक दुनिया में लोगों के कार्यों को प्रभावित करने, उन्हें सही सावधानी बरतने एवं संक्रमण से बचने की याद दिलाएगा के लक्ष्य के साथ डिजाइन किया गया है। इस तरह यह गेम लोगों को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सही उपकरण एवं व्यवहार सिखाने का एक बेहद रचनात्मक तरीका होगा। अगला देखिए, यस, जनजातीय मामलों के मंत्रालय दैट इज MOTA, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स ने अफेयर्स होता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर्स ने दीर्घकालिक आजीविका के अवसर को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रूरल डेवलपमेंट के साथ एक संयुक्त संवाद पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त संवाद के माध्यम से दोनों मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जनजातीय महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए स्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय जनजातीय महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों की पहचान और जातिगत आजीविका पर संपत्ति का खाका तैयार करेगा, जबकि जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य वार्षिक कार्य योजना को तैयार करेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। यस, कीथ रोवले ने लगातार दूसरी बार 5 साल के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। वह सत्तारूढ़ पीपुल्स नेशनल मूवमेंट के नेता हैं। तो ध्यान रखेंगे, कीथ रोवले, क्वेश्चन पूछेगा कीथ रोवले कौन है? तो ध्यान रखेंगे त्रिनिदाद और टोबैगो के PM हैं। ठीक, त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। त्रिनिदाद और टोबैगो की मुद्रा है डॉलर और त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति गणराज्य के हैं पाउला माई वेक्स। कौन है? पाउला माई वेक्स। ठीक, अगला है, यस, फ्रांसिस्को पास्कल इएगुए ओबामा एशुए। फिर से नोट करेंगे, फ्रांसिस्को पास्कल इएगुए ओबामा एशुए को लगातार तीसरी बार इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इससे पहले एशुए सरकार ने 14 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति की आलोचना के बाद राष्ट्रपति तेओडोरो ओबियांग को अपना इस्तीफा दिया था। आर्थिक समस्या को हल करने के लिए सरकार को भंग कर दिया गया था। फ्रांसिस्को एशुए को पहली बार 23 जून 2016 को इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इक्वेटोरियल गिनी की बात है तो राष्ट्रपति हैं तेओडोरो ओबियांग। वहाँ की राजधानी क्या है? मलाबो। और वहाँ की मुद्रा है फ्रैंक। क्या है? फ्रैंक। स्वच्छ महोत्सव, चलो भैया क्या है देखते हैं। वर्ष 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें इंदौर ने लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का दर्जा बनाए रखा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में स्वच्छ महोत्सव के नाम से आयोजित आभासी कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 पुरस्कारों के परिणामों की घोषणा की है। यह देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहरों और राज्यों को कुल 129 पुरस्कार दिए जाएंगे।
इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। क्या है देखते हैं। आतंकवाद से पीड़ित संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 21 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म यानी आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दुनिया भर में आतंकवाद की वजह से घायल, मौत का शिकार हुए लोगों, पीड़ितों और प्रभावितों को सम्मान, समर्थन व सहायता देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष तीसरा दिवस मनाया जा रहा है जो कई स्मारकों और महामारी से निपटने की प्रतिक्रिया पर केंद्रित होगा, क्योंकि आतंकवाद के पीड़ितों को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए समय निकालना किसी के बस में फिलहाल नहीं रहा। कुल मिला के एक लाइन में कहें, जो भी आतंकवाद से प्रभावित हैं, जो तकलीफ में हैं, उन सब की याद में मनाया जाता है 21 अगस्त को यह दिवस। कोरमो। गूगल ने कोरमो जॉब्स नाम से अपनी रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च की है। यह ऐप लाखों भारतीयों को शुरुआती स्तर की नौकरियां प्राप्त करने में मदद करेगी। कार्मो जॉब्स कोरोना वायरस के कारण अपनी नौकरी गंवा चुके युवा पेशेवरों और नौकरियों की तलाश में जुटे लोगों को रोजगार दिलाने में मदद करेगी। अब भैया गूगल ही मदद कर रहा, तो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यूएसए में। यस। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। हर साल 21 अगस्त को विश्व स्तर पर विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, जैसे कि उम्र के साथ गिरते स्वास्थ्य और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और समर्थन, सम्मान और वरिष्ठ नागरिकों की उपलब्धियों को सम्मानित और उन्हें पहचानने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस समाज में वृद्ध लोगों के योगदान को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ट्राइफेड की ट्राई फूड परियोजना के 33 प्रसंस्करण केंद्रों का वर्चुअली लॉन्च किया। ट्राई फूड परियोजना को महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शुरू किया गया। इस परियोजना से जनजातीय उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में मदद मिलने की उम्मीद है। अगर ट्राइफेड क्या है, तो जनजातीय क्षेत्रों में जो भी चीज़ वस्तुएं उत्पादित होती हैं उनको आम जनता तक पहुंचाने के लिए योजना बनाई जाती है, उसे ट्राइफेड कहते हैं। और उसको शुरू किया गया छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के रायगढ़ से। ट्राइफेड के अध्यक्ष है रमेश चंद्र मीणा। चलिए सेकेंड लास्ट ये है, देखते हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संतोष कुमार गंगवार ने श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया है। यह लोगो श्रम ब्यूरो के उन 3 लक्ष्यों यानी सटीकता, वैधता, विश्वसनीयता का भी प्रतिनिधित्व करता है, जिसके लिए ब्यूरो प्रयासरत रहता है ताकि गुणवत्ता वाले डेटा का संग्रहण किया जा सके। साथ ही यह भी दर्शाता है कि श्रम ब्यूरो को एक डेटा आधारित संगठन है जो श्रमिकों और काम से संबंधित डेटा पर काम करता है। सवाल क्या होगा? अभी हाल ही में श्रम ब्यूरो का नया लोगो जारी किया, उसका थीम क्या है? तो इसका थीम है सटीकता, वैधता और विश्वसनीयता। ये था हमारा सेशन। आज जो महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आए जरा उनको देख लीजिएगा। हमने आपको बताया था, आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसे केंद्र कोर्ट की अवमानना के लिए दोषी बनाया गया, तो आप सबने जवाब दिया था क्या? प्रशांत भूषण। तो मैं पूरा केस सुन के पढ़ के बता दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण अवमानना मामले में सजा पर सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अपने लिखित बयान पर फिर से विचार करने को कहा है। उन्हें इसके लिए 2 दिन का समय भी दिया गया। कोर्ट की अवमानना के मामले पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वह हर इस तरह की सजा के लिए तैयार है। भूषण ने कहा, मेरे ट्वीट एक नागरिक के रूप में मेरे कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अवमानना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्वीट मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए वकील प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना है। वकील प्रशांत भूषण पर अवमानना कार्रवाई करने पर 2 ट्वीट को लेकर की गई। कोर्ट ने अपने फैसले प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी बनाया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस मामले में अधिवक्ता प्रशांत भूषण को दोषी माना था।
प्रशांत भूषण को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस बोबड़े और 4 मुख्य न्यायाधीशों के बारे में किए गए 2 ट्वीट्स के लिए अवमानना का दोषी माना गया है। कोर्ट ने जून में प्रशांत भूषण की ओर से मुख्य न्यायाधीश के बारे में किए गए ट्वीट पर अवमानना का स्वतः संज्ञान लिया था। प्रशांत भूषण ने सीजेआई बोबड़े की मोटर बाइक पर बैठे तस्वीर प्रकाशित होने पर ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था, कोरोना महामारी में शारीरिक दूरी को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामान्य कामकाज को बंद कर दिया गया है और सीजेआई बिना मास्क लगाए लोगों के बीच मौजूद है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनके इस ट्वीट को अदालत की अवमानना मानते हुए उन्हें नोटिस जारी किया था। प्रशांत भूषण ने अपने हलफनामे में क्या कहा, समझ गए होंगे पूरी कहानी। अब प्रशांत भूषण ने अपने हलफनामे में कहा था कि किसी एक प्रधान न्यायाधीश या उसके बाद के प्रधान न्यायाधीशों के कामकाज की आलोचना करने का मतलब सुप्रीम कोर्ट की छवि को खराब करना नहीं है। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल पर बैठे सीजेआई के बारे में उनका ट्वीट पिछले 3 महीने से अधिक समय में सुप्रीम कोर्ट में सामान्य कामकाज नहीं होने पर उनकी पीड़ा को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रशांत भूषण को 22 जुलाई 2020 को कारण बताओ शो काज नोटिस से कहते हैं जारी किया था। 5 अगस्त 2020 को मामले की सुनवाई पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट के अवमानना अधिनियम की धारा 12 के तहत नोट कर लीजिएगा, किए गए सजा के प्रावधान के अनुसार दोषी को 6 महीने की कैद या 2000 रुपये तक नगद जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक, ये थी कहानी प्रशांत भूषण की। अगले देखिए, यूएनओ का कुछ बिंदु लेकर आए हैं हम। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ से संबंधित प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो आप पता है, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में। इसकी लाइब्रेरी है, उसका नाम क्या है? हैमरशील्ड लाइब्रेरी। घोषणा मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई? तो अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में। कौन कौन से प्रमुख अंग? ध्यान से सुनिएगा, पेपर में आ चुका है। एक कोई घुसा देता है, फिर आप परेशान हो जाते हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और ट्रस्टी यानी न्यासी परिषद इसके प्रमुख अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यानी यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? सुरक्षा परिषद। कितने शब्द, कितनी धाराएं और अध्याय हैं? तो ध्यान रखेंगे, चार्टर में 10,000 शब्द, 111 धाराएं और 19 अध्याय। नोट कर लीजिएगा, ऑनलाइन पेपर बहुत आता है। भूमि किसने दान में दी है? तो भैया रॉकफेलर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के लिए भूमि दान में दी थी। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ? 1952 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? तो लगभग 10,000। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो महासचिव होता है। महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष होता है। और अंतिम है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम बताएं, वो है महासभा। तो कुछ बिंदु हमें अच्छे में लगे, हम आपके लिए लेकर आ गए। आज के लिए अभ्यास का प्रश्न जल्दी से बता दीजिए। अप्रत्याशित फतवा को लेकर कौन सा राज्य चर्चा में है? अप्रत्याशित फतवा को लेकर कौन सा राज्य चर्चा में है? पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। इनमें से कौन सा राज्य है जो फतवा को लेकर, ऊट पटांग के फतवा को लेकर चर्चा में है? उम्मीद है आप इसे तैयार करेंगे, नोट्स बनाएंगे और हमें नोट्स प्रोवाइड करेंगे। जब भी क्लास खुले आप हमें ईमानदारी से जवाब दें, सर आपने कहा था, हमने आपके नोट्स बनाकर तैयार कर लिए। ठीक, तो ये था आज हमारा सेशन, नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं मंडे को 140 पे। फिलहाल करंट अफेयर्स की क्लास आपकी जारी रहेगी। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।